हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 11 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रदर्शन मामले में कौन सी रैंक पाई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6वीं रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई रामायण सर्किट ट्रेन कुल कितने स्थलों का दर्शन कराएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 स्थलों का। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको अक्टूबर मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन कानपुर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव महापौर को पेश किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गंगू पहलवान के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीता है। तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इसका जो नाम है वो बदल करके किया गया है कित्तूर कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संकल्प गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विसेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किसने मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपन ने। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर 31वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में। CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी के वृंदावन में ब्रजरज उत्सव एवं कौशल कुबेरों के कुंभ हुनर हाट का बुधवार यानी 10 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया। ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार प्रसार के दृष्टिगत ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा 10 से 19 नवंबर तक ब्रजरज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हुनर हाट द्वारा विभिन्न परंपरागत लोक नृत्य, सांस्कृतिक भजन एवं ब्रज संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन के हुनर हाट में 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 400 दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर शामिल हुए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 31वें हुनर हाट का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया। तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में इसका उद्घाटन किया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। कब किया, तो आपको ध्यान रखना है बुधवार यानी 10 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो हुनर हाट है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 10 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा राज्य स्वामित्व वाले 13 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
ए और बी दोनों यानी कुशीनगर और वाराणसी, ये दोनों हवाई अड्डे उन 13 हवाई अड्डों में शामिल हैं जिनका निजीकरण किया जा रहा है। सरकार की योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित 13 हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की है। AAI ने 6 प्रमुख हवाई अड्डों कौन कौन से हैं तो भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर और 7 छोटे हवाई अड्डों झारसुगुड़ा, गया, कुशीनगर, कांगड़ा, तिरुपति, जबलपुर और जलगांव के प्राइवेटाइजेशन को मंजूरी दे दी है। इन छोटे हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बड़े इन्वेस्टर को लुभाया जा सके। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब हवाई अड्डों के प्राइवेटाइजेशन में छोटे हवाई अड्डों को बड़े एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ने का मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सरकार की जो योजना है वो वर्ष के अंत तक 13 हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की है। अब जो 13 हवाई अड्डे हैं जिनका निजीकरण किया जाएगा तो उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और इनमें से जो उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है वाराणसी ये उत्तर प्रदेश का है और कुशीनगर ये भी उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हवाई अड्डे हैं जिनका निजीकरण किया जा रहा है तो कितने वर्ष के लिए इनका निजीकरण किया जा रहा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 50 वर्षों तक, कितना आपको ध्यान रखना है 50 वर्षों तक इनका जो प्राइवेटाइजेशन है वो किया जाएगा, यानी 50 वर्षों तक जो है प्राइवेट के तौर पर इन्हें दिया जाएगा कंपनियों को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के 2 हवाई अड्डे हैं वाराणसी और कुशीनगर जिसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान कौन सा है जहां बैक्लोफेन पंप की सुविधा आरंभ की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर और रीढ़ की गंभीर चोट के दर्द से राहत देने के लिए इलाज की नई सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके तहत एक मरीज को बैक्लोफेन पंप, ध्यान रखना है बैक्लोफेन पंप लगाया जाता है। इस पंप के माध्यम से 6 माह तक मरीज के शरीर के भीतर दवा जाती रहती है। इसकी मात्रा पहले से ही तय होती है, इससे मरीज को दर्द से बड़ी राहत मिल जाती है। लोहिया संस्थान में इसकी लागत करीब 5 लाख रुपए। ध्यान रखना है ये जो बैक्लोफेन पंप है इसकी जो लागत होगी वो कितनी होगी तो लोहिया संस्थान में इसकी लागत 5 लाख रुपए है, जबकि निजी संस्थानों में अगर देखा जाए तो इसकी जो लागत है वो दोगुनी हो जाती है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बैक्लोफेन पंप है इसकी स्वीकृति 12 वर्ष से कम उम्र की किसी भी व्यक्ति के लिए स्वीकृत नहीं है और इसके अलावा एलर्जी, स्तनपान या गर्भावस्था के दौरान भी इसे सुरक्षित नहीं माना गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रदेश में पहली बार जो बैक्लोफेन पंप की इलाज की नई सुविधा है ये शुरू की गई है और किस संस्थान में बैक्लोफेन पंप पहली बार लगाया गया है तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो संस्थान है वहां पर पहली बार बैक्लोफेन पंप का यूज किया गया। और ये जो बैक्लोफेन पंप है इसका उपयोग कौन सी बीमारी में होता है तो आपको ध्यान रखना है कैंसर और रीढ़ की गंभीर चोट के दर्द से राहत पाने के लिए ये जो नई इलाज की सुविधा है इसका उपयोग किया जाता है। और इस पंप के माध्यम से क्या होता है तो इसके माध्यम से 6 माह तक मरीज के शरीर के भीतर दवा जाती रहती है जिससे जो मरीज होता है उसे दर्द से काफी ज्यादा राहत मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में पहली बार बैक्लोफेन पंप लगाया गया है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में एक मरीज को बैक्लोफेन पंप लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है नए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ये वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वे 30 नवंबर को अपना नया कार्यकाल संभालेंगे। 12 अप्रैल 1962 को जन्मे वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन किया गया था। और वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख हैं वो कौन है तो एडमिरल करमवीर सिंह ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं जो कि 30 नवंबर 2021 को सेवा से रिटायर होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो एडमिरल आर हरि कुमार को नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो अपना
कार्यभार है वो कब संभालेंगे, तो ध्यान रखना है 30 नवंबर को ये अपना कार्यालय संभालेंगे। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और ये जो विवेक राम चौधरी हैं इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला था, तो 30 सितंबर 2021 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। और दोस्तों इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो विपिन रावत, जनरल विपिन रावत ये भारत के पहले CDS हैं। और ये कब नियुक्त हुए थे, तो 1 जनवरी 2020 से ये नियुक्त हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो CDS हैं ये 1 जनवरी 2020 से नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में अभी ये CDS हैं। अब दोस्तों ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 24 दिसंबर। कब की गई थी, 24 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा ने। त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित करने की घोषणा की। त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के साथ मिलकर बैम्बू की क्रिकेट बैट और स्टंप को विकसित करने का दावा किया। इस बैट को पूरी तरह से ठोस बांस के उपयोग से बनाया गया है। बैट के विकास के लिए हार्ड बूम स्थानीय नाम है इसका, बांस का उपयोग किया गया है। वहीं कनकाइच एक स्थानीय प्रकार का बांस होता है जिसका उपयोग बांस के विकेट बनाने के लिए भी किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश में पहली बार बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप ये किस राज्य में बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा में ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राशिद खान। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं यह क्रिकेटर राशिद खान जो कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर दाएं हाथ के 23 वर्षीय गेंदबाज राशिद खान, नाम ध्यान रखना है राशिद खान, अब T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राशिद ने 289वें मैच में अपने 400 विकेट पूरे किए। वह ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज भी बन गए हैं। दुनिया के सिर्फ 3 गेंदबाज ही 400 विकेट के आंकड़ों को छू पाए हैं। इनमें से कैरेबियाई ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने सबसे पहले 364वें मैच में यह कमाल किया था और इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर और इसके बाद कैरेबियन स्पिनर सुनील नरेन ने यह कारनामा कर दिखाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो राशिद खान है ये 400 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए हैं। और जो ये राशिद खान है इनका ये रिकॉर्ड बना है कि ये सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, यानी इन्होंने 289वें मैच में ही 400 विकेट पूरे किए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो अफगानिस्तान के गेंदबाज है राशिद खान, इससे पहले इन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। क्या किया था कि वह T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बने थे और उन्होंने सिर्फ 53वें मैच में ही 100 विकेट पूरे किए थे। तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम था, यानी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने, तो राशिद खान बने। और इसके अलावा जो है राशिद खान के नाम पर एक वर्ष में सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने जो है 2018 में, आपको ध्यान रखना है 2018 में इन्होंने 96 T20 में विकेट लिए थे। तो ये रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर दर्ज है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अफगानिस्तान के गेंदबाज हैं राशिद खान, इनके नाम पर जो है कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। एक वर्ष में सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट में विकेट लेने का रिकॉर्ड और इसके अलावा जो है सबसे तेज T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर दर्ज हो गया है। अगला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर को। प्रत्येक साल 10 नवंबर को संपूर्ण विश्व में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में मनाने का चलन है।
शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह दिवस साल 2002 में पहली बार मनाया गया था, यानी 2002 से इसकी शुरुआत की गई है। साल 2021 के लिए इस दिवस की थीम क्या रही, तो आपको ध्यान रखना है बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। 2021 की शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम रही। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 10 नवंबर को संपूर्ण विश्व में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने। भारत और इजराइल ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने ड्रोन, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास हेतु समझौता किया है। यह उनके बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह बढ़ते भारत इजराइल तकनीकी सहयोग का एक ठोस प्रदर्शन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत ने इजराइल के साथ जो है तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर की है। और ये जो समझौता है ये ड्रोन, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास करने के लिए किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने किसके साथ समझौता किया है तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने के लिए, तो इजराइल के साथ समझौता किया गया है। अब दोस्तों अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की जो करेंसी है वो क्या है, तो न्यू सिकल इजराइल की करेंसी है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ध्यान रखना है नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भास्कर चट्टोपाध्याय। भास्कर चट्टोपाध्याय ने अपनी नई पुस्तक द सिनेमा ऑफ, यहां पर दोस्तों ऑफ होगा, सत्यजीत रे लॉन्च की। इस पुस्तक को वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि जो भास्कर चट्टोपाध्याय के उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं, तो चट्टोपाध्याय ने पतंग 2016 में लिखा था, हियर फॉल्स द शैडो 2017 में, और द डिसअपियरेंस ऑफ सैली सिकीरा 2018 में ये उपन्यास लिखे गए थे। तो इनमें से अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा। इस पुस्तक में महान भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के जीवन का विवरण दिया गया है। जो पुस्तक इन्होंने अभी जो है लॉन्च की है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इस पुस्तक में जो है सत्यजीत रे के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 का तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका मोहिते। महाराष्ट्र राज्य की 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को भूमि साहसिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वर्ष 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के रूप में स्थापित, बाद में 2002 में इसका नाम बदलकर तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, लाहोत्से और माउंट मकालू को फतह किया। और इसके अलावा वह पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र राज्य की 28 वर्षीय पर्वतारोही हैं प्रियंका मोहिते, इन्हें जो है 2020 का तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। लेकिन 2002 में इसका नाम बदला गया और 2002 में इसका नाम कर दिया गया तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि 2020 में ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो प्रियंका मोहिते को ये पुरस्कार दिया गया। और क्यों दिया गया है, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहित्से और माउंट मकालू को फतह किया। और इसके अलावा वह अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। तो इसी वजह से जो है इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 11 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था।
तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है जम्मू कश्मीर, सी है दिल्ली और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।